हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में जो भारत के अफवाह तंत्र से संबंधित क्वेश्चन बन करके आते हैं। आजकल कंपटीशनों में एक तरह से मिलान करने वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। दूसरी बात है कि भारत का भूगोल में पिछली क्लासों में अपन ने भारत के अफवाह तंत्र का वर्गीकरण किया है कि उसके जलप्रवाह तंत्र के आधार पर संपूर्ण भारत के प्रवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस प्रकार से मुख्य रूप से धरातलीय ढाल की अनुकूलता में बहने वाली नदियों का मुख्य आधार देखते हुए 3 भागों में बांट करके अपन ने अध्ययन किया है। और दूसरी प्रकार से जो नदियों के द्वारा बनने वाले अफवाह तंत्र की संरचना और आकृति के आधार पर भी अपन ने इसका अध्ययन किया है, जो कि पिछली क्लासों में आपने पढ़ लिया हुआ। नहीं पढ़ा हो तो पिछले क्लासों को निकाल करके और एक एक चीज़ को डायग्राम से समझते हुए अध्ययन करना है और नोट करना है। ठीक है, आज उसी क्लास को उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए भारत के अफवाह तंत्र को अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ने लिया है उत्तरी भारत की नदियों के रूप में एक सिंधु जलप्रवाह तंत्र। सिंधु जलप्रवाह तंत्र के रूप में अपन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सिंध का मतलब क्या होता है? सिंध का अर्थ होता है सागर। मैंने लिख दिया है सिंध नदी का अफवाह तंत्र। सिंध नदी का अर्थ होता है सागर। सागर यानी कि इसको सागर की उपमा क्यों दी गई है। और दूसरी प्रकार से भी क्वेश्चन इस प्रकार से बनकर के आ जाता है कि कौन सी नदी के नाम पर अपने भारत का नामकरण किया गया? सिंध नदी के नाम पर। ठीक है, तो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है और आने की संभावना रहती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन किताबों में और इस प्रकार से मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से सोचने की क्वेश्चन है। थिंकिंग के आधार पर क्वेश्चन कितनी बार पूछ लेता है बना करके। ठीक है, तो सिंध नदी के नाम पर ही अपने भारत का नामकरण किया गया है। तो इसका अर्थ, सिंध का अर्थ सागर से लिया है। सागर की उपमा दी गई है क्योंकि इसमें बाढ़ आ जाने पर एक तरह से विस्तृत रूप में फैल करके सागर के रूप में फैल करके बहने वाली नदी है, इसलिए इसको सागर की उपमा दी गई है। दूसरी बात इस प्रकार से है कि यह नदी एक तरह से पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र में आता है। पूर्ववर्ती यानी कि इसके प्रवाह क्षेत्र का उद्गम होने से पहले ही ये अपने प्रवाह तंत्र अपनी बहती हुई नदी है। जैसे हिमालय प्रदेश से निकलती है, परंतु ये हिमालय की रचना होने से पहले भी इसी प्रकार से बहती थी। भूगर्भ शास्त्रियों का इस प्रकार से मानना है कि इसका जो दक्षिणी प्रवाह तंत्र है उसमें उसके मार्ग में परिवर्तन कर लिया है। क्या कारण है? क्योंकि इसके मार्ग का उत्थान हो गया है, ऊपर की ओर उठ जाने के कारण ये पश्चिम की ओर अपना मार्ग परिवर्तन करके और बहने लगी है और अरब सागर का अफवाह तंत्र बनाने लगी है। पहले जब प्रारंभ में ये नदी बहती थी तो ये पूरब की ओर बहती हुई और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र बनी हुई थी, परंतु इसके मार्ग का उत्थान हो जाने के कारण ये पश्चिमी ढाल की ओर बहकर के पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर का अफवाह तंत्र बनाती है। तो इसका थोड़ा ऐतिहासिक रूप में भी इस प्रकार से ध्यान रखना है। सबसे पहले अफवाह तंत्र पढ़ने
के लिए सबसे पहले उस नदी का उद्गम पढ़ो, कौन कौन से क्षेत्र से बहती है, और फिर उसकी सहायक नदियां पढ़ो। इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर के आता है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। तो ये नदी देखो, इसका उद्गम है हिमालय प्रदेश के लद्दाख श्रेणी के उत्तर से निकलती है। लद्दाख श्रेणी जो हिमालय पर्वत की ट्रांस हिमालय का जो भाग है लद्दाख, उस श्रेणी के उत्तर से ये निकलती है और कैलाश के उत्तर में सिंगी खंबा नदी इस नदी में मिलती है। किसमें? सिंध नदी में। और दक्षिण में, कैलाश के दक्षिण में गर्तंचू नदी मिलती है। दो नदियां, ये निकलने के बाद में दो नदियां सबसे पहले इसमें मिलती है। उत्तर में तो मिलती है खंबाब नदी और दक्षिण में मिलती है गर्तंचू नदी। ठीक है, ये नदियां दोनों मिलने के बाद में संयुक्त रूप से ये सिंध नदी दक्षिण की ओर बहती है और गहरा गर्त बनाती हुई आगे की ओर दक्षिण की ओर बहने लगती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम। सबसे पहले ये पंजाब में प्रवाह करती है और पंजाब से पश्चिम की ओर मोड़ करके पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अरब सागर की प्रवाह तंत्र की नदी है और इसमें ये 5 नदियां जो कि पंजाब, इन्हीं नदियों के प्रवाह से इसका नाम पड़ा है पंजाब। 5 नदियों का आबादी क्षेत्र, इसलिए पंजाब के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम ये नदियां सिंध नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक नदी के बारे में अपन विस्तृत रूप में पढ़ते रहेंगे। उसका उद्गम पढ़ेंगे, उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, भारत के कौन से क्षेत्र में बहती है और किस प्रकार से उसका उपयोग है, उस पर बनने वाले बांध के बारे में पढ़ेंगे। बांध से किस प्रकार से कौन कौन से राज्यों को किस प्रकार से उपयोग, इस प्रकार से विस्तृत रूप से अपन अध्ययन करते रहेंगे। इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाते रहे ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिलता रहे। आगे देखिए, इसकी जो प्रमुख नदियों में सबसे पहले अपन सतलज नदी को लेते हैं। सतलज नदी, इसका उद्गम हिमालय के कैलाश श्रेणी के पास जो मानसरोवर झील है, उस मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल झील है। उस राक्षस ताल झील से इस सतलज नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? राक्षस ताल झील से। राक्षस ताल झील कहाँ पर है? कैलाश श्रेणी के समीप। ठीक है, मानसरोवर झील के पास में राक्षस ताल झील है। उस राक्षस ताल झील से इस सतलज नदी का उद्गम होता है। तिब्बत में बहती है, सबसे पहले राक्षस ताल से निकल करके तिब्बत में बहती है और तिब्बत में सिपकिला दर्रा, जो कि 2 पर्वत श्रेणियों के मिलने के स्थान पर जो सकरा रास्ता होता है, उसी दर्रे के नाम से जाना जाता है। 2 पर्वत श्रेणियां आपस में जहाँ मिलती है वहाँ पर सकरा रास्ता होता है। उस सकरे रास्ते से गहरा गाज बनाती हुई ये भारत में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाता है कि सिपकिला दर्रे से निकलने वाली नदी कौन सी है जो कि भारत में प्रवेश करती है? ये सतलज नदी है। शिवालिका श्रेणियां जो कि हिमालय प्रदेश के दक्षिण में छोटी पर्वत श्रेणियां हैं, उनको पार करने के बाद यह नदी पंजाब में
प्रवेश करती है और नांगल नामक स्थान पर भांगड़ा नांगल बांध इस पर बना हुआ है। भांगड़ा नांगल बांध जो कि जल विद्युत उत्पादन में, सिंचाई में, वन विकास में, कृषि उत्पादन में, अलग अलग रूप में सिंचाई के लिए इसका बड़ा महत्व है। तो जब अपन नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ेंगे उसमें इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। भारत की नदी घाटी परियोजनाएं उसमें इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी केवल इसका अध्ययन करने का केवल अपना उद्देश्य यह है जल प्रवाह तंत्र। तो पंजाब के नांगल नामक स्थान पर इसका भांगड़ा नांगल बांध बना हुआ है इस पर, और जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। कपूरथला पंजाब के दक्षिण में सिंध नदी में यह मिल जाती है। कपूरथला के पास जो पंजाब में है वहाँ पर ये सिंध नदी में मिल जाती है। ठीक है, सिंध नदी की भारत में कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। इसकी लंबाई भारत में कितनी है? 1050 किलोमीटर। और इसका अपतंत्र कितना है? ये अपतंत्र है इसका 24,000 वर्ग किलोमीटर। 24,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना और समझ लो इसको कि भारत के अपवा तंत्र में सबसे पहले अपन ने सिंध नदी के अपवा तंत्र को पढ़ा। सिंध नदी का अर्थ सागर के रूप में है और इसका उद्गम हिमालय के लद्दाख श्रेणी के उत्तर से होता है। कैलाश पर्वत के उत्तर में सिंगी खंबाब नामक नदी इसमें मिलती है और कैलाश के दक्षिण से गर्तनचू नदी इसमें मिलती है। दोनों नदियां मिलने के बाद में दक्षिण की ओर बहती हुई ये अपने भारत में प्रवेश करती है और भारत में सबसे पहले पंजाब में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये एक तरह से पंजाब में बहती हुई दक्षिण में पश्चिम की ओर मुड़ करके और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर का अपवा तंत्र बनाती है जो कि अपनी सहायक नदियों के साथ में बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? सतलज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम। बस इतना सा ध्यान रखना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन से राज्यों से बहती हुई निकलती है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है और इसको किस अपवा तंत्र का भाग है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। अब इसकी जो 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें से एक सतलज नदी के बारे में अपन ने पढ़ा है कि इसका उद्गम स्थान कैलाश के पास कैलाश पर्वत श्रेणी है। उस कैलाश पर्वत श्रेणी के समीप मानसरोवर झील के पास एक राक्षस ताल झील है, वहां से इसका उद्गम होता है। तिब्बत में बहती हुई शिवकिला दर्रे से भारत में ये प्रवेश करती है और शिवालिका श्रेणियों को पार करने के बाद में शिवालिका जो कि हिमालय प्रदेश के दक्षिण में छोटी पर्वत श्रेणियां है लास्ट वाली, जो उनको पार करने के बाद में अपने भारत में प्रवेश करती है और भारत के पंजाब के नांगल नामक स्थान पर इस पर भांगड़ा नांगल बांध बना हुआ है जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है।
कपूरथला पंजाब के दक्षिण में सिंध नदी में मिल जाती है और इसकी लंबाई भारत में 1050 किलोमीटर है। 1050 किलोमीटर तक ये भारत में बहती है सतलज नदी और इसके अपवा तंत्र 24,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सतलज नदी और अपने सिंध नदी के अपवा तंत्र की सतलज नदी के बारे में अपन ने अध्ययन किया और इसी प्रकार से अपन प्रत्येक एक एक नदी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते रहेंगे और विस्तृत रूप से इसी प्रकार से भारत में भी इसको समझते रहेंगे। तो देखिए भारत के मानचित्र में इस क्षेत्र में लद्दाख पर्वत श्रेणी है और लद्दाख पर्वत श्रेणी से निकल करके इस प्रकार से पंजाब में बहती हुई इस प्रकार से ये इसमें प्रवेश करती है और यहाँ से सतलज नदी बहती हुई और इसमें मिल जाती है। इस तरीके से एक अपवा तंत्र बन जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रवाह तंत्र बनता है ये प्रवाह तंत्र सिंध नदी प्रवाह तंत्र के रूप में है और भारत के पश्चिम में जो अरब सागर है उस अरब सागर की ओर अपना अपवा तंत्र बनाती है। तो ये सिंध नदी अपवा तंत्र के रूप में आज अपन ने सतलज नदी के बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास में रावी, व्यास, चेनाब और झेलम इन नदियों के बारे में भी इसी प्रकार से अध्ययन करते रहेंगे। आप बने रहिए, अपने दोस्तों को भी इस क्लास से जोड़ते रहिए और नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। ठीक है, कोई भी समस्या आती है आवाज़ से संबंधित या कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, इससे संबंधित कमेंट्स में नोट कर दिया करो। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसी के आधार पर साथ के साथ में उसमें सुधार करके और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।